नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों को लेकर। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे, सोना एक महीने में 4526 रुपये टूटा, वहीं चांदी में आई 10,000 रुपये से अधिक की गिरावट। जी हां, 6 अगस्त को अक्टूबर वायदा का सोना 55,845 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। तब से अब तक इस सोने में 4526 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आ चुकी है। घरेलू स्तर पर सोने का भाव शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। MCX एक्सचेंज पर 5 अक्टूबर 2020 के सोने का वायदा भाव सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को गिरावट के साथ 51,319 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इसी तरह दिसंबर वायदे के सोने का भाव भी MCX पर शुक्रवार को गिरावट के साथ 51,494 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। आइए अब यह जानते हैं कि पिछले हफ्ते सोने की कीमतों में कितना फर्क आया है। सोने की कीमतों में बीते सप्ताह बढ़ोतरी हुई है। बीते सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार यानी 7 सितंबर को MCX पर अक्टूबर वायदा का सोना 50,801 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला था। वहीं इससे पिछले सत्र में यह 50,678 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इस तरह इस सोने के भाव में बीते हफ्ते 641 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह दिसंबर वायदा के सोने के भाव में बीते हफ्ते 589 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़त दर्ज की गई है। घरेलू सर्राफा बाजार में अब चांदी की कीमत देखते हैं। MCX पर दिसंबर वायदा की चांदी का भाव बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को 1,063 रुपये की भारी गिरावट के साथ 67,928 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। इस चांदी की कीमत बीते हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार 7 सितंबर को MCX पर 68,232 रुपये प्रति किलोग्राम पर खुली थी। वहीं इससे पहले सत्र में यह 67,266 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इस तरह चांदी की कीमत में बीते हफ्ते 662 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगर हम पिछले महीने के उच्च स्तर से मौजूदा कीमतों की तुलना करें तो सोने और चांदी दोनों की कीमतों में काफ़ी गिरावट आई है। 6 अगस्त को अक्टूबर वायदा का सोना 55,845 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। तब से लेकर अब तक इस सोने में 4526 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आ चुकी है। इसी तरह पिछले महीने 10 अगस्त को दिसंबर वायदा की चांदी की कीमत 78,256 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। तब से लेकर अब तक इस चांदी में 10,328 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आ चुकी है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। सरकार बदलने जा रही है चेक बाउंस के नियम। जी हां, कितनी राहत मिलेगी। केंद्र सरकार जल्द ही चेक बाउंस होने की अपराध की श्रेणी से हटा सकती है। वित्त मंत्रालय के अधीन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने इस संबंध में कैबिनेट सचिवालय को पत्र लिखकर ऐसा करने के लिए कहा है। हालांकि यह छूट केवल अस्थायी तौर पर लोगों को मिलेगी, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते कई लोगों के व्यापार और रोजगार पर असर पड़ा है। हमारे सहयोगी को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार सरकार कोरोना संकट में लोगों को राहत देने के लिए सरकार चेक या EMI बाउंस जैसे मामलों को अपराध की श्रेणी से हटाने की तैयारी कर रही है। इसके मायने ये है कि अब चेक या किस्त बाउंस होने पर जेल की सज़ा नहीं होगी। सरकार ने चेक बाउंस, कर्ज की किस्त का भुगतान नहीं हो पाने सहित करीब 19 कानूनों के तहत होने वाले हल्के उल्लंघनों को लिस्ट से हटाने का प्रस्ताव किया है। वैसे सरकार के पास कुछ कानून में बदलाव के सुझाव पहले ही आए हैं। इनमें बीमा कानून, नाबार्ड कानून, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, क्रेडिट फाइनेंस सर्विस कंपनीज कानून और फैक्टरिंग नियमन कानून को भी शामिल किया गया है। जानकारों का कहना है कि इन कानूनों में कई नियम ऐसे हैं जिनमें छोटे उल्लंघनों को भी क्राइम माना गया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने इसके बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कारोबार से जुड़े कानून में बदलाव किया जाएगा। सरकार इससे पहले कंपनी कानून के तहत भी इस तरह के कदम उठा चुकी है। कंपनी कानून के तहत भी कई उल्लंघनों को क्राइम से हटा दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि इससे कारोबार में बढ़ोतरी होगी और लोगों को अनचाही दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रस्ताव के मुताबिक यह सरकार के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के उद्देश्य के तहत उठाया गया कदम है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। SBI ने दिया झटका, FD पर और कम कर दिया ब्याज।
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को फिर से झटका देते हुए फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी पर ब्याज दरें कम कर दी हैं। एसबीआई ने 2 करोड़ रुपए से कम की रिटेल डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट पर ब्याज 1 से 2 साल की अवधि पर 0.20% तक घटा दी है। नई ब्याज दरें 10 सितंबर 2020 से लागू हो गई हैं। इससे पहले बैंक 27 मई को फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरें घटाई थीं। 7 से 45 दिन वाले ब्याज दर 2.90% हो गए हैं। 46 से 179 दिन वाले ब्याज दर 3.90%, 180 से 200 दिन वाले ब्याज दर 4.40% और 211 दिन से 1 साल वाले ब्याज दर 4.40% हो गए हैं। 1 से 2 साल ब्याज दर वाले 4.90% हो गए हैं और 5 से 10 साल ब्याज दर अब 5.40% हो गई हैं। जी हाँ, इसके अलावा बैंक ने सीनियर सिटीजन के लिए एक एफडी प्रोडक्ट एसबीआई बी केयर डिपॉजिट को लॉन्च किया है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को 5 साल या उससे ज़्यादा की अवधि के लिए रिटेल टर्म डिपॉजिट पर 30 बेसिस पॉइंट का अतिरिक्त प्रीमियम मिलेगा। एसबीआई वी केयर जमा योजना 31 दिसंबर 2020 तक जारी रहेगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। इन कर्मियों की सैलरी में होगी बढ़ोतरी, मिलेगा 21% का डीए का फायदा। जी हाँ, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सेट ने बुधवार को बंगाल सरकार के महंगाई भत्ता डीए में जुड़ी समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में सेट के उस आदेश पर फिर से विचार करने के लिए कहा गया था, जिसमें कहा गया है कि राज्य के कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर डीए पाने के हकदार हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने इसी आदेश के खिलाफ याचिका दायर करते हुए कहा है कि कोरोना संकट की इस विपत्ति परिस्थितियों में सरकारी खजाने पर प्रभाव पड़ा है, लिहाजा इस फैसले पर फिर से विचार किया जाए। सेट ने राज्य सरकार की याचिका में दिए इस तर्क और अन्य तर्कों पर सहमति जताई है और कहा है कि याचिका का कोई आधार नहीं है, लिहाजा इसे निरस्त किया जाता है। ममता सरकार अब इस मामले पर कलकत्ता हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती हैं। हालांकि डीए बकाये का भुगतान राज्य सरकार के कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित मांग के आधार पर माना गया है। मालूम हो कि पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों और केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले डीए में 21% का भारी अंतर है। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया है कि हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता देने संबंधी जो निर्देश दिया है वह बहाल रहेगा। इससे पहले पिछले साल 26 जुलाई को सेट ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार के कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर वेतन पर डीए पाने के हकदार हैं और राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों के लिए सभी बकाया राशि देने पर विचार करना चाहिए। ये भी कहा गया था कि केंद्र सरकार की तरह ही राज्य सरकार का डीए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय किया जाना चाहिए। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, इन राज्यों में होगी भारी बारिश। मानसूनी बारिश इन दिनों देश के कई हिस्सों में लोगों की आफत बनी हुई है। बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव होने से आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। अब फिर भारतीय मौसम विभाग ने 13 सितंबर से अगले 3-4 दिन कुछ राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई है। इससे लोगों को गर्मी व उससे राहत मिलेगी। हालांकि बारिश के खतरे से बचने की भी चुनौती है। स्काईमेट वेदर के अनुसार 14 और 15 सितंबर को महाराष्ट्र तथा पश्चिम मध्य प्रदेश में भारी बारिश दर्ज की जाएगी। इस सिस्टम का प्रभाव उत्तरी मध्य भारत और दिल्ली में 16 से 18 सितंबर के बीच देखा जाएगा। इन भागों में हल्की बारिश दर्ज की जाएगी। 15 सितंबर से पश्चिमी राजस्थान से मानसून वापसी करेगा, जबकि दिल्ली से इसकी वापसी 21 सितंबर को हो जाती है। आगामी सिस्टमों के चलते राजस्थान से मानसून की वापसी 15 दिनों के लिए टल सकती है। उम्मीद है कि 13 से 18 सितंबर के बीच मध्य भारत के राज्यों पर इसका प्रभाव रहेगा। मध्य भारत के महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात और पूर्वी राजस्थान तक ये मानसून को सक्रिय करेगा। जानिए अगले 2 दिन से 3 दिनों में देश में कैसा रहेगा मौसम। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ के अलग अलग स्थानों पर बिजली की गरज के साथ मध्यम गरज के साथ बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। अगले 3-4 दिनों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत, मुख्य रूप से असम और मेघालय में पृथक स्थानों पर भारी वर्षा होने की उम्मीद जताई जा रही है। 12 सितंबर से ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और
येनम, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में वर्षा की तीव्रता में वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। अगले 3-4 दिनों के दौरान इन क्षेत्रों में भारी गिरावट की भी संभावना है। अगले 12 घंटों के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, असम और मेघालय, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और येनम, तटीय कर्नाटक और कोंकण और गोवा में बारिश के आसार हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। ESIC को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, बेरोजगारों को मिलेगा 50% वेतन। जी हां, कोरोना संकट में बेरोजगार हुए औद्योगिक कामगारों के लिए सरकार ने बहुत अच्छी खबर दी है। श्रम मंत्रालय ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत राहत बढ़ाने के फैसले को अधिसूचित कर दिया है। इससे ESIC के सदस्य कर्मचारियों को करीब 50% अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देने का रास्ता साफ हो गया है। इस निर्णय से करीब 40 लाख कामगारों को फायदा हो सकता है। सरकार ने नियमों को लचीला बनाते हुए तय किया था कि कोरोना संकट में नौकरी गंवा चुके औद्योगिक कामगारों को 3 महीने तक 50% तक अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के रूप में दिया जाएगा। ये फायदा उन कामगारों को मिलेगा जिनकी इस साल 21 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक नौकरी चली गई हो। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC द्वारा संचालित योजना है। साथ ही इस योजना को 1 जुलाई 2020 से 1 साल के लिए बढ़ाया गया है और यह 30 जून 2021 तक प्रभावी रहेगी। हालांकि 1 जनवरी 2021 के मूल प्रावधान बहाल हो जाएंगे। इस योजना से 41,976 कामगारों को फायदा मिलने की उम्मीद है जो संशोधित शर्तों के तहत इस योजना के दायरे में आ गए हैं और इससे ESIC पर 6,710.68 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। ESIC श्रम मंत्रालय के तहत आने वाला एक संगठन है जो 21,000 रुपये तक के कर्मचारियों को ESI स्कीम के तहत बीमा मुहैया कराता है। ESIC अपने डेटा के मुताबिक बेरोजगार कामगारों को यह फायदा देगा, लेकिन इसके लिए कर्मचारी किसी ESIC शाखा में जाकर सीधे भी आवेदन कर सकते हैं और उचित वेरिफिकेशन के बाद उनके बैंक खाते में सीधे रकम पहुंच जाएगी। इसके लिए आधार नंबर का होना आवश्यक है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की CMIE के अनुसार कोरोना संकट की वजह से करीब 1.9 करोड़ लोग नौकरियां गंवा चुके हैं। सिर्फ जुलाई महीने में 50 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। योगी सरकार का बड़ा फैसला, 50 वर्ष की आयु सीमा पूरा कर चुके पुलिसकर्मियों को करेगी जबरन रिटायर। जी हां, 50 वर्ष की आयु सीमा पूरा कर चुके पुलिसकर्मियों को लेकर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन के अनुसार अब उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवारत उन लोगों को सरकार जबरन रिटायर करेगी जो 50 वर्ष की आयु सीमा पर पूरी कर चुके हैं। पुलिस की सभी इकाइयों के प्रमुखों को इसके बारे में सूची भेजने के लिए पत्र लिखा है। पत्र में 31 मार्च 2020 को 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर रैंक के पुलिसकर्मियों को जबरन रिटायर्ड किया जाना तय माना जा रहा है। बता दें कि योगी सरकार 50 साल से अधिक आयु वाले कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा करने जा रही है। अपेक्षित प्रदर्शन नहीं करने वाले कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति कराने का फैसला लिया गया है। मुख्य सचिव RK तिवारी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों और सचिवों से 50 की आयु पार कर चुके स्टाफ के कामकाज की समीक्षा करने को कहा गया है। माना जा रहा है कि जो अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन्हें ऊपर ही कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। जी हां दोस्तों, 7 पे कमीशन को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर को ध्यान देने की जरूरत है। महंगाई भत्ते को लेकर लगी याचिका कोर्ट ने दिया है बड़ा निर्णय। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए यह जरूरी खबर है। महंगाई भत्ते में इजाफे पर पिछले दिनों केंद्र सरकार ने रोक लगा दी थी। सरकार के इस निर्णय को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसमें DA के भुगतान पर लगी रोक को खारिज करने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुना दिया है। आदेश के अनुसार कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। इससे देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जारी करने के लिए केंद्र को निर्देश
देने की याचिका खारिज कर दी है। केंद्र सरकार ने गत जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश दिया था, लेकिन मार्च में कोरोना संकट के चलते घोषित किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के बाद इस डीए के भुगतान पर रोक लगा दी गई थी। यह रोक जून 2021 तक के लिए लगाई हुई है। याचिका में इस तरह की अधिसूचना को वापस लेने की भी मांग की गई थी। कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी है कि महंगाई भत्ते में हुए इजाफे की राशि को जारी करने की समय सीमा को लेकर कोई कानून नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार को किसी भी नियम के तहत इस मामले में कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। लिहाजा केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में हुए इजाफे के भुगतान पर रोक के खिलाफ दायर याचिका निरस्त कर दी गई है। आदेश में इस याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा है कि केंद्र सरकार पर कानून में कोई बाध्यता नहीं थी कि वह समयबद्ध तरीके से महंगाई भत्ते में वृद्धि को रोकती। उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि उपरोक्त उल्लिखित ऑल इंडिया सर्विसेज यानी महंगाई भत्ता नियम के नियम 3 केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा जिन शर्तों के अधीन महंगाई भत्ता भुगतान किया जा सकता है उसे रखने के लिए केंद्र सरकार को ही अधिकार होता है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर